सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। एंड 12th बायोलॉजी वालों, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे पेपर का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। और आज ये पता चल जाएगा कि जो शिप्रा मैम ने लाइव सेशंस में पढ़ाया, अपने लेक्चर्स में पढ़ाया, MCQs में बताया, वो सब आपके एग्जाम में आया है। तो बिना किसी देरी किए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर सॉल्यूशन ऑफ द एग्जामिनेशन टर्म 1। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ही आसान था। एक्चुअली बहुत आसान तो नहीं कह सकते, पर मॉडरेट था। अब मुझे तो सब आसान ही लगता है, बट पेपर वॉज मॉडरेट। आपके बहुत अच्छे खासे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो घबराने की जरूरत बच्चों जी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे आंखों के तारे, पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट कहां होता है? ओव्यूल के अंदर होता है। एनाट्रोपस है मतलब उल्टा ओव्यूल है। ठीक है, देयर इज अ डिप्लॉयड मास ऑफ सेलुलर टिश्यू। बताइए क्या होता है? बताइए क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा कि ओव्यूल के अंदर जो है डिप्लॉयड मास होता है सेल का, जिसमें एक सेल बोलती है मुझे वहां बनना है, मुझे वहां बनना है, वो होती है मीगास्पोर मदर सेल। बाकी जितनी भी बची हुई सेल्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कहते हैं न्यूसेलस। सो राइट आंसर इज बी। क्लियर? मीगास्पोर मदर सेल। देखो मास पूछ रहा है, डिप्लॉयड सेल नहीं पूछ रहा है, तो मास मतलब बहुत सारी डिप्लॉयड सेल होंगी। तो जो प्रेग्नेंट हुई, जो मां बनने के लिए बोल रही थी, वो थी मीगास्पोर मदर सेल, और जो बाकी सारी बची वो थी न्यूसेलस। ये सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। बाकी जो आपकी सिनर्जिड और एम्ब्रियो सैक जो है, सैक इज नॉट द सेल। ठीक है, सैक के अंदर सेल्स होती हैं। ठीक, हालांकि है सैक भी एक सेल, पर आपको अभी यहाँ पूछ रहा है कि डिप्लॉयड मास ऑफ सेल कौन सा होता है? तो न्यूसेलस डिप्लॉयड मास ऑफ द सेल्स होता है, जिसके अंदर मीगास्पोर मदर सेल एक डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसर्चर ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द एपोमिटिक जीन्स। एपोमिटिक जीन्स क्या होते हैं? वो जीन्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप कर देते हैं। ठीक है, ओके, टू हाइब्रिड वेराइटीज। ठीक है, तो हमको उन्होंने क्या किया कि जो हाइब्रिड वेराइटी थी उनमें एपोमिटिक जीन्स डालने की कोशिश की। अब एपोमिटिक जीन क्या होता है? सीड बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। हाइब्रिड कैरेक्टर जो होता है एज हाइब्रिड कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। तो क्या बोल रहा है? रिसर्चर ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द एपोमिटिक जीन टू द हाइब्रिड वेराइटीज एज द हाइब्रिड कैरेक्टर इन द प्रोजेनी। तो अब जो हाइब्रिड वेराइटी बनेगी बच्चों, हाइब्रिड वेराइटी क्या होती है कि हाइब्रिड में हम दो डिफरेंट जो है वेराइटीज को मिक्स करके एक नई वेराइटी बनाते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट वेराइटीज को मिक्स करके नई वेराइटी बनाते हैं, पर क्योंकि रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन फेल होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम उनमें एपोमिटिक सीड्स का कैरेक्टर डाल दें, एपोमिटिक जीन्स डाल दें, तो हाइब्रिड वेराइटी जो है वो डेवलप्ड हो जाएगी बिना फर्टिलाइजेशन के, और कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड कैरेक्टर अगर हो जाएगा तो क्या होगा? हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे, और उसके लिए हमें कभी भी कोई मेहनत या रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। सो अगर हम किसी हाइब्रिड वेराइटी में एपोमिटिक जीन्स को घुसा देते हैं तो हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलने लगते हैं। ठीक है, बिना किसी मेहनत के। सो इसका राइट आंसर होगा सी। और अगर आपको याद होगा तो पॉलीएम्ब्रियोनी और हाइपोमिक्सिस हम लोगों ने अपने रिवीजन में पढ़ रखा है, तो ये आपको बनना चाहिए था। ठीक है, डू नॉट सेग्रीगेट, ऐसा हो नहीं सकता। सेग्रीगेट, इट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये रिप्रोडक्शन की कहानी है। रिमेन एक्सप्रेस्ड अनएक्सप्रेस्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो राइट आंसर इज दिस। आपको एलिमिनेशन की बेहतरीन टेक्निक मैंने सिखाई है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो अप्लाई की होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ओके, सो यहां पर देखिए हमारे पास कुछ एक्वेटिक प्लांट्स दिए गए हैं, पर इसमें आपसे पूछा गया कि कौन से प्लांट में रिबन लाइक जो है वो होता है पोलन ग्रेन। बताइए रिबन लाइक किस में होता है? सीधे आपको क्लिक करना है ज़ोस्टेरा पे। ठीक है, ज़ोस्टेरा जो होता है, देखिए वेलिसिनेरिया और ज़ोस्टेरा हम लोगों ने एक साथ पढ़ा था, जिसमें ज़ोस्टेरा का जो पोलन ग्रेन था वो रिबन लाइक था, जो तैरते तैरते आपके पिस्टल के पास जो है पहुंच जाता है फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये, हम लोगों ने पढ़ा है ये। सो राइट आंसर इज डी। ये सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बच्चों। जिन भी बच्चों ने अच्छे से मेरे लाइव सेशंस देखे होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस देखे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उनको सारे सवाल बने होंगे, ये गारंटी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a typical dicotyledonous embryo, the portion of embryonal axis, ये था embryonal axis, याद है पढ़ाया था मैंने आपको embryonal axis, और ये था cotyledon। ये क्या था बच्चों? ये था आपका
कॉटिलिडन। तो ये पूछ रहा है कॉटिलिडन के जस्ट ऊपर वाला लेवल क्या कहलाता है? याद है आपको कि आप भूल गए? क्या कहलाता है? ये था आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, याद आया? ये था एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये थे कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन जहां पर जुड़ा उसके ऊपर वाले एक्सिस को क्या कहते थे हम लोग? एपिकोटाइल। क्या कहते थे बच्चों? एपिकोटाइल। और नीचे वाले को क्या कहते थे? हाइपोकोटाइल। तो आपसे पूछ रहा है कि जस्ट अबव द क्या है कॉटिलिडन, तो राइट आंसर क्या होगा? टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज द एपिकोटाइल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। To overcome the incompatible pollination so as to get the desired hybrid, ठीक है, अ प्लांट ब्रीडर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक बेहतरीन वैरायटी मिले तो हमें क्या चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है? हमें ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पोलन ग्रेन किस प्लांट का है और किस तरीके से वो एक्शन करता है। तो हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। जब तक आपको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन नहीं आएगा आप एक डिजायर वेराइटी ऑफ सीड नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? तो आपको एक पोलन ग्रेन के एक्शंस को देखना पड़ेगा, इन किसके अंदर? आपके फीमेल पार्ट के अंदर या पिस्टल के अंदर। ठीक है, दिस इज द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। हर जो है ब्रीडर को इसका नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो पता चला किसी के भी पोलन ग्रेन के साथ किसी को भी ब्रीड कराते रहे, हो गया बेड़ा गर्द। ठीक है, तो ये नहीं होना है बच्चों। ठीक है, तो एक पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी थिंग्स, अदरवाइज हम किसी के पोलन ग्रेन को किसी में घुसाते रहेंगे, ब्रीडिंग होगी नहीं, बैठे रहना। ठीक है, हो जाएगा टिंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। देखिए, हम लोगों ने गेहूं का पढ़ा था कि उनकी कुछ 30 मिनट्स तक वायबिलिटी रहती है। अब आपको ये बताना है कि किस फैमिली के मेंबर्स में मंथ्स तक वायबिलिटी रहती है। और मैं बता दूं एनसीईआरटी में लिखा हुआ एज इट इज आपका सोलेनेसी हो गया, आपका लेग्यूमिनेसी हो गया और रोजेसी हो गया। ये 3 फैमिलीज एनसीईआरटी में दी हुई हैं। रिवीजन के समय पर मैंने आपको लाइन वाइज ये पढ़ाया था कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनकी वायबिलिटी, कुछ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी हजारों साल तक होती है, जिसमें हम लोगों ने आर्किटिक टुंड्रा के उसमें पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेट पाम्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा कि कुछ मिनट्स तक भी होती पोलन ग्रेन की वायबिलिटी, जिसमें हमने ग्रेन्स के बारे में पढ़ा। पर सोलेमिनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी इन फैमिली के मेंबर्स की महीनों तक होती है वायबिलिटी पोलन ग्रेन की, एज इट इज वर्ड्स आपके एनसीईआरटी से आए हैं। सो राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4। राइट आंसर इज बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहां पर आपको एक ये याद है आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको याद होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग कराई थे आपको। ये क्या है? एक्स। What is X? X है seminal vesicle। ठीक है, X is what? Seminal vesicle। ठीक है, X is seminal vesicle। I hope this is clear। And W दिया हुआ है, right? W ही पूछा है। X is seminal vesicle। ठीक है, और labeling, where it is the labeling यार। ठीक है, और W है आपका vas deferens। ठीक है, vas deferens, this is vas deferens। ठीक है, ये एनसीईआरटी जो आपके एग्जाम होते हैं ना सीबीएसई के, इनमें डायग्राम ऐसे रहते हैं। ठीक है, और क्या पूछा है? और आपका दिया हुआ है वाई में आएगा यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, ओके, मैंने थोड़ा सा मॉडरेट किया है इसका डायग्राम ताकि आपको बोर्ड में सही तरीके से क्लियर हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो W था वास डिफरेंस, X था सेमिनल वेसिकल एंड Y था यूरेथ्रा। सो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है सी। लेबलिंग वाले क्वेश्चन हम लोगों ने एज इट इज कम से कम केस बेस्ड में भी किए हैं और अलग से भी किए हैं। ठीक है, सो ये आपको बन जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हार्ट कब बनता है। तो मैंने बोला था पहले मंथ में हार्ट बनता है, तो 30 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में आपका हार्ट बनेगा। ठीक है, पहले मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट ही बनता है। ये बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, टेबल वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें टेबल में लिखा था कि पहले मंथ में हार्ट बनता है, फिर हमको बताना था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे क्या बनता था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। 9th क्वेश्चन देखते हैं। यूट्रस जो है वो वेजाइना में किसके थ्रू ओपन होता है? याद है आपको? सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। आई होप कि आपको ये तो बहुत ही इजी बिजी लल्लू क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सर्विक्स के थ्रू ओपन होता है आपका यूट्रस इनटू द वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे क्योंकि अभी हमको जल्दी से सवाल करने हैं। दिस इज जस्ट द एनसीईआरटी, दिस इज जस्ट द पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, पेपर डिस्कशन नहीं, दिस इज द पेपर सॉल्यूशन। सो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द फोर्थ इज एपिडर्मिस। फोर्थ इज एपिडर्मिस। अब यहां पर देखो कि कहां पर फोर्थ में एपिडर्मिस लिखा हुआ है। फोर्थ इज एपिडर्मिस, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये तो गया और ये तो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा जी सेकंड इज द
ओके उसके बाद 1 इज आपका एंडोथीशियम, ठीक है, सो 1 इज एंडोथीशियम, सो राइट आंसर इज डी, ठीक है, 1 इज एंडोथीशियम, ठीक है, 2 इज मिडिल लेयर, ठीक है, और आपका 3 इज टेप्टम, सही है, 4 इज एपिडर्मिस। ये सवाल भी एज इट इज हम लोगों ने किया है, सो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है बच्चों जी डी। क्लियर? क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने युक्का एंड मॉथ का एग्जाम्पल पढ़ा था, याद है आप लोगों को, और हम लोगों ने काफी बड़े बड़े फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था। तो जब भी हम लोग पॉलिनेशन करते हैं तो प्लांट क्या चाहता है? प्लांट चाहता है पोलन ग्रेन, बदले में वो इंसेक्ट्स को क्या देता है बताओ मुझे? क्या फ्रेग्रेंस देता है, पोलन फ्रेग्रेंस देता है, ब्राइट कलर्स देता है, क्या देता है बताओ मुझे? फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या देता है? बाय क्या लिखा? फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स टू सस्टेन एनिमल विजिट इज आर। क्या मिलता है बताओ मुझे? चलो देखते हैं आइए। चलो अब हमको ये देखना है कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स के तौर पर किसको क्या मिलता है। तो भैया याद होना चाहिए कि प्लांट को क्या मिलता है? प्लांट को मिलता है पोलन ग्रेन, और जो इंसेक्ट होते हैं उनको मिलता है नेक्टर, ठीक है। सो राइट आंसर इसका क्या होगा? वो होगा बी, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉज ऑफ लाइनफेल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमंस। क्या होता है लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? XXY कंडीशन होती है, इसमें जो है एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाता है, ये XXY कंडीशन होती है। इसमें मेल होता है, उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको बताना है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। प्लियोट्रॉफी का बेस्ट एग्जांपल फिनाइल कीटोनूरिया, इनकम्प्लीट में एंटीराइनियम स्पीशीज है, एंटीराइनियम मेजस। लिंकेज का तो बेस्ट एग्जांपल ड्रोसोफिला होता है, सो राइट आंसर हुआ ए। हीमोफीलिया जो है वो आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है स्किन कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। अकॉर्डिंग टू द मेंडल द नेचर ऑफ यूनिट फैक्टर, जो उसने फैक्टर को डिस्कवर किया उसके नेचर क्या होना चाहिए, जिसको बाद में चल के हमने जीन कहा। स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ब्लेंडिंग शो करना चाहिए, नहीं, ठीक है। डिस्क्रीट होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो पर आपको सी ऑप्शन में स्टेबल एंड डिस्क्रीट दोनों हुआ है, सो राइट आंसर इज दिस, ठीक है। स्टेबल होना चाहिए और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जाना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन में। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमको बनाना है कि मेल हेट्रोगैमेटी किस में है। ह्यूमन बीइंग्स में मेल हेट्रोगैमेटी है, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ह्यूमन के साथ किसका एग्जांपल पढ़ा है बेटा? हम लोगों ने ह्यूमन के साथ एग्जांपल पढ़ा है ड्रोसोफिला का। तो फ्रूट फ्लाई को हम ड्रोसोफिला कहते हैं, एंड ह्यूमन, ठीक है। बर्ड्स में कैसा होता है? बर्ड्स में तो ZZ होता है, और हनी बी में आप लोगों ने पढ़ा है हेप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन, ठीक है। सो 1 and 3 ऑप्शन इज राइट, व्हाट इज 1 and 3? राइट ऑप्शन इज ए, ठीक है। ओके, 15वां नंबर क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द जेनेटिक क्रॉस, ठीक है। जब हम बताओ मुझे, अगर हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी जब क्रॉस किया F1 जनरेशन में, हम लोगों को कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। जब हम लोगों ने सेल्फ क्रॉस कराया है तो हमने क्या बनाया था? अगर हमको पॉसिबल फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स देखने हैं तो हमने बनाया था, सीधी बात है, डब्बा, ठीक है। डब्बा में बनाया बब्बा, और उस बब्बा का नाम क्या था बच्चों? उस बब्बा का नाम था पुनेट स्क्वायर, सो राइट आंसर इज सी, राइट बच्चों। सो जेनेटिक प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी फिनोटाइप भी देख सकते हैं, जीनोटाइप भी देख सकते हैं इसमें। इस क्रॉस को या इस डब्बे को हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज। अब आपको बताना है कि कितने प्रकार के गैमीट्स बन सकते हैं। चलो देखते हैं। एक गैमीट इसका होगा, वो होगा ABC, एक गैमीट ये हो गया, कैपिटल C स्मॉल c है, और दूसरा गैमीट होगा ये क्या? AB स्मॉल c, सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। अगर सारे होते बताओ अगर ये होता कंडीशन तो क्या लिखते हैं आप लोग? अगर ये कंडीशन होता तो हम बोलते सिर्फ एक ही प्रकार का बनेगा ये, अगर ये हो जाता तो एक ही प्रकार का बनेगा ये, ठीक है। तो आपको 2 स्मॉल दिए, मतलब एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, सो हमारे पास 2 प्रकार के जीनोटाइप जो है। हाँ, तो कितने प्रकार के गैमीट्स हमको मिलेंगे? 2 प्रकार के, ABC तीनों कैपिटल, AB कैपिटल और स्मॉल c, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये बताना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था कि उसमें हम लोगों ने सारे जीन्स को सीक्वेंस कर लिया था, ह्यूमन जीनोम को पूरा सीक्वेंस करके देखा था, डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? स्टोर द इन्फॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस, क्लोनिंग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ह्यूमन डीएनए। क्लोनिंग से कोई लेना देना नहीं, क्लोनिंग जो है बड़ी ही मुश्किल चीज है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो सारा जीनोम सीक्वेंस हुआ था। आइडेंटिफाई ऑल द जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन डीएनए, ये सही है और ये भी सही है। यूज द डीएनए
टू ट्रेस द ह्यूमन हिस्ट्री ना, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है बच्चों, 1 and 3, 1 and 3 दिया है क्या, 1 and 3, राइट आंसर इज सी, ठीक है। तो हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर सारे ह्यूमन जीन्स को सीक्वेंस किया और उसको जो है करीब पूरा डेटा जो है कंप्यूटर पे भर लिया, ठीक है। और आज भी हम उसको सीक्वेंस को देखते हैं कि ऐसी कोई प्रजाति तो नहीं आगे कि ह्यूमन से मैच करने लग गई वो, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने ढूंढा है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ऑफ बेसिस, किसने ढूंढा है, नीरेनबर्ग ने, हरिगोबिंद खुराना ने, फ्रांसिस एंड क्रिक ने। सो राइट आंसर इज जॉर्ज गैमो ने, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज, जॉर्ज गैमो ने ट्रिपलेट ऑफ केसेस, ये बेसिस केसेस बोल रही हूँ, ट्रिपलेट ऑफ बेसिस दिया है। और ये वर्ड्स जो हैं ये जॉर्ज गैमो के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अभी मैं यहाँ पर, वी आर नॉट हियर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेपर डिस्कशन, वी आर हियर फॉर द सोल्यूशन ऑफ योर पेपर की क्या आंसर होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो करेक्ट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स कैसा होना चाहिए, डीएनए का कैसा होता है बताओ, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, और इसका पिच होता है 3.4, मतलब एक टर्न लेने में आपको 3.4 nm का पिच होगा, ठीक है। सो राइट हैंडेड डीएनए हेलिक्स पिच विद द 3.4 nm, राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्यों जरूरी है। चार्जिंग क्या होता है, इसको हम अमाइनो एसाइलेशन भी कहते हैं। जब भी किसी टीआरएनए से कोई अमाइनो एसिड जुड़ता है और फिर वो अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ चेन बनाता है, तो इस प्रोसेस के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए हमें हर टीआरएनए को चार्ज करना बहुत जरूरी है, ताकि उसके अंदर वो सारी एनर्जी रहे जो अमाइनो एसिड को बॉन्ड करने या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होती है। तो देखिए, बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए ना 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 पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू अमाइनो एसिड, बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमको इसलिए चाहिए होती है कि हमको क्या करना होता है, दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाना होता है, और इसके लिए हमको चाहिए होती है एनर्जी, सो दैट वी नीड टू चार्ज द टीआरएनए। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। ओके, बहुत सारे वेबसाइट में ये भी दिया होगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे वेबसाइट अपने अपने हिसाब से आंसर देते हैं, तो राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, एक बच्चे ने मुझे लाइव सेशन में इसका क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये मिजेल्सन एंड स्टाल का जो है एक्सपेरिमेंट है, जिसमें ये बताया गया कि डीएनए का जो नेचर है रेप्लिकेशन का, वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, राइट। सो मिजेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन मेथड है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लल्ला, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे आंखों के तारे, वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। और उन्होंने ये बताया कि ये उन्होंने इकोलाई को अलग अलग नाइट्रोजन मीडियम में जो है उगाया, और फिर क्या कहानी हुई ये मैंने आपको बताया था। बस आपको मैंने ये सिखाया था कि आपको 20-20 मिनट तक में जनरेशन जो है वो आधी आधी करनी है। सो पहले 20 मिनट में सारा हैवी डीएनए मिलेगा, ठीक है। फिर अगले 20 मिनट मतलब 40वें मिनट में 50% हैवी डीएनए मिलेगा, 50% लाइट डीएनए मिलेगा, ठीक है। मिजेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद हमको पूरा हैवी डीएनए मिलता है, पूरा हैवी डीएनए मिलता है। उसके बाद 40 मिनट्स के बाद हमको क्या मिलता है बेटा जी, मेरे लल्ला, मेरे प्यारे बच्चों, 40 मिनट्स के बाद हमको 50% हैवी मिलता है और 50% हाइब्रिड मिलता है। अब उसके बाद इस हाइब्रिड में 50% करोगे तो अब हमको क्या मिलेगा, 25% हाइब्रिड मिलेगा और 75% लाइट मिलेगा। और 80 मिनट्स के बाद हमको 12.5% हाइब्रिड मिलता है एंड 87.5% लाइट डीएनए मिलता है। तो अब ये आंसर चेक करो कि कहां पर लिखा है कि 80 मिनट के बाद आपको 12.5% मिलेगा हाइब्रिड एंड 87.5% मिलेगा लाइट डीएनए। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है, अपने को सोल्यूशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। कहाँ था यार, ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। 87.5% आपको मिलेगा लाइट डेंसिटी का डीएनए एंड 12.56 लिखा है, 5 ही है वो, तो हाइब्रिड डेंसिटी का डीएनए। सो राइट आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये बेसिकली एक आरएनए प्रोसेसिंग की कहानी है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक एमआरएनए बन के निकल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि आपको बहुत बड़ा एमआरएनए निकलता है, ठीक है। उतने बड़े एमआरएनए की जरूरत अपने को होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एमआरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं, और ये छोटे छोटे गोलियां स्प्लाइसियोसोम या इंट्रॉन्स को हम काट कर हटा देते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली इट इज कॉल्ड एज आरएनए मॉडिफिकेशन।
ट्रांसलेशन। जब तक आप ये मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका डायग्राम है। अ डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय द आरएनए पॉलीमरेज 2 इन यूकैरियोटिक गिवन बिलो। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फेट ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड दैट विल बी। तो हमको ये बताना है कि जो आपका प्रिकर्सर है जो एमआरएनए बना रहा था उसका क्या होगा। ट्रांसलेशन विल टेक्स प्लेस वंस द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए लीव्स द न्यूक्लियस, नहीं। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए विल नॉट टेक्स प्लेस वंस द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए लीव्स द न्यूक्लियस, नहीं। ट्रांसलेशन विल टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, ठीक है, नो, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए हैज टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। जो प्रिकर्सर बना एमआरएनए का पहले उसको प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन होगा। बिना प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए के आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके लिए राइट आंसर इज डी। ये पढ़ाया भी मैंने आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बहुत बताया था मैंने कि आपको कुछ याद हो या नहीं हो, पर आपको स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन और फिनाइलएलानिन के कोडॉन का आपको सीक्वेंस याद ही रखना है, ठीक है। यूजी, ठीक है, यूजीए, यूए, ये स्टॉप कोडॉन्स और ये सारे आपको याद ही रखने हैं। फिनाइलएलानिन इज वन ऑफ द फेवरेट अमाइनो एसिड जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट पेयर ऑफ कोडॉन इज यू 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 ऑफ द फिनाइलएलानिन। सो राइट आंसर मेरे बच्चों इट इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए, नाउ वी हैव टू कंप्लीट व्हाट, सेक्शन बी। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, मैं उम्मीद कर रही हूं कि सारे आपको बन गए होंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है वही सब बच्चों जी आया है। ध्यान से पढ़ा करिए। मैं आपको बार बार जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि कंसेप्ट पढ़ना इज वेरी 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 एसेंशियल, ठीक है। टर्म 2 में अगली बार ये बात याद रखिएगा, जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि आप टर्म 1 जो है ऐसा हुआ वैसा हुआ। प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि आप लास्ट मिनट का वेट करते हैं कि जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पढ़ लेंगे। बेटा ब्रह्मा जी भी होंगे ना तो उन्हें याद नहीं होता है, ठीक है। सो आपको ये बात अच्छे से बेटा याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको फर्स्ट डे से तैयारी करनी है। मैं आपको कल मास्टर प्लान दूंगी और उस मास्टर प्लान में मैं आपको समझाऊंगी कि किस चैप्टर को, आपके जो 4-5 चैप्टर अब अगले टर्म में आने वाले हैं उनको कब कब हम कंप्लीट करेंगे। और मैं इस बार आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ूंगी, ताकि एक आध भी क्वेश्चन डाउटफुली अगर नहीं हुआ हो तो इस बार वो होना चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ कंसेप्ट की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, गारंटी है मेरी, से ज्यादा क्या बोलूं, ठीक है। चलिए देखते हैं असर्शन एंड रीजन की कहानी देखते हैं। असर्शन रीजन के आपको शायद रूल्स एंड रेगुलेशन पता है। 25th सीधे आ जाती हूं मैं। Very often persona suffering from sexually transmitted diseases do not go timely for the detection and proper treatment। आपको पता है कि लोग, ये पढ़ा है भी हम लोगों ने कि प्रॉपर लोग जाते नहीं है। हे भगवान कोई क्या सोचेगा, हे भगवान लोग सोचेंगे कि कहीं बच्चा नहीं होता इसलिए तो नहीं जा रहे हैं, ओहो बच्चा ऐसा करना तो इसलिए जाते हैं। तो इट इज अ सोशल पर्सोना जिसकी वजह से वो नहीं जाते। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। असर्शन इज राइट। रीजन देखते हैं क्या है, क्यों नहीं जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनको सिम्टम ही नहीं आया हो, ठीक है, और उनको सोशल स्टिग्मा है इस डिजीज से कि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं, डॉक्टर हमको कुछ ऐसा दे दे, क्योंकि वो बीमारियां लोग बताते नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि लोग मर जाएंगे, भगवान हम गए तो मर गए, पता नहीं कुछ ऐसी दवाई दे दी तो। सो बिल्कुल ये बेसिकली लोग ट्रीटमेंट के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता। और इन बीमारियों से एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि भगवान कोई जाएगा तो पड़ोसी क्या सोचेगा। सो रीजन इज परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। यही कारण नहीं जाते लोग। सो assertion is right, reason is right and the reason is perfect explanation for assertion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसेक्टोमी इज अ स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, ये तो बात बिल्कुल सही है। एडवाइस फॉर फीमेल, ना 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 ना, नसबंदी, वैसेक्टोमी इज फॉर मेल ना। असर्शन इज रॉन्ग। इन वैसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया रिमूव्ड और टाइड अप, ठीक है, काट देते हैं और उसको धागे से लपेट देते हैं ताकि स्पर्म उससे बाहर ना आ पाए, जिससे प्रेगनेंसी ना हो, टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। ये बात बिल्कुल सही है। सो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। सो राइट आंसर इज डी मेरे बच्चों। क्लियर है कितना आसान से असर्शन रीजन आया। 27th क्वेश्चन देखते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस in the outside of the seminiferous tubule will have blood vessel and Sertoli cell। ना 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 ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में सर्टोली सेल नहीं होती, वहां लेडिंग सेल्स होती है, लेडिक सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन निकालती है, ठीक है। सो असर्शन गलत है। सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात सही है कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देती है। सो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन, एक्यूमुलेशन किसमें होता है, फिनाइल एलानिन थोड़ी एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलानिन इन द ब्रेन रिजल्ट इन द मेंटल रिटार्डेशन इन द फिनाइल ओके, ठीक है। Accumulation of phenylalanine in the brain result in the mental retardation in the phenylketonuria. The affected person lack the phenylalanine is there
which is therefore not converted to tyrosine. ये बात बिल्कुल सही है. फिनाइल कीटोनूरिया में फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता because we don't have the gene for the formation of enzyme called as phenylalanine hydroxylase, so that the phenylalanine get not converted into the tyrosine, so that it get deposited into the various part of the body. ठीक है, and it also deposited into your brain, and इससे पागलपन चढ़ता है, mental retardation होता है. So assertion is right. ठीक है. The affected person lack phenylalanine, which therefore not converted to tyrosine. ना. The affected person lacks the phenylalanine hydroxylase enzyme, जो phenylalanine को tyrosine में नहीं convert कर पाता. So assertion सही है बच्चों जी, and reason wrong है. Right answer is C. Next question 29. देखते हैं. Choose the correct option for the features of मेमोरी ग्लैंड ऑफ ऑल द मैमल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो. हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है. चलिए चुनते हैं कौन कौन सा है. देखिए, ग्लैंडुलर टिश्यू विद द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है. किसी में ब्रेस्ट बड़े, किसी में छोटे होते हैं. सो 1 तो सही है. मेमोरी लोब्स जो होते हैं वो 30 to 40 नहीं, 10 to 20 एल्विलाइज होते हैं. ठीक है. मेमोरी डक्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रीफेरेस डक्ट. नहीं, ये नहीं है. ये ऑप्शन देखो, सीक्वेंस पढ़ाया मैंने मेमोरी ग्लैंड का, आप उसको जाके पढ़ना. मेमोरी डक्ट मेमोरी टिब्यूल से ज्वाइन नहीं होती. सीक्वेंस देखो जाके. ये सही है कि मेमोरी एम्पुला जो है वो इलेक्ट्रीफेरेस डक्ट में होता है, इलेक्ट्रीफेरेस निप्पल में खुलती है. सो 1 and 4 इज राइट. ठीक है, राइट आंसर इज सी मेरे बच्चों. ठीक है, डन. 30th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रही हूं मैं. ये क्वेश्चन तो एज इट इज आपको पढ़ाया गया है. आई होप कि आपको बन जाना चाहिए. विच ऑफ द कंडीशन ऑफ द गाइनोशियम इज शोन. ये किसका एग्जाम्पल है बेटा जी? ये फीम का एग्जाम्पल है, पैपेवर सोमनिफेरा. ये कौन सा पिस्टल है? फ्यूज्ड. कौन सी कंडीशन है? सिनकार्पस. ये कौन सा कार्पल है? फ्री. कौन सी कंडीशन है? एपोकार्पस. एग्जाम्पल क्या है? माइकेलिया. ठीक है, सो एग्जाम्पल मल्टी कार्पलरी कंडीशन है. 1 इज द फ्यूज सिनकार्पस कंडीशन. सो ये भी गया, ये भी गया. ठीक है, मल्टी कार्पलरी, राइट आंसर इज मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस है. द एग्जाम्पल इज अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम. एंड मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस है. एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जुड़े हुए पर एक साथ हैं सब. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया. सो राइट आंसर इज बी. ये एज इट इज हम लोगों ने किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 31th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग. ध्यान से देखो. एन आईयूडी रिकमेंडेड टू प्रमोट द सर्विक्स. देखो, अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाने लगूंगी, तो मैंने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं. अब जाओ ब्रेस्ट का सीक्वेंस देखो कैसे मिल्क बनता है. जाओ ये सिनकार्पस एपोकार्पस तो कितना समझाया, कितना पढ़ाया कि मुझे पता है सवाल आएगा आपको. ठीक है, अब आपको मैंने वो भी पढ़ाए हैं आईयूडीज, जाके देखो उनको. ठीक है, एक आईयूडी हमको बताइए जो कि सर्विक्स के को हॉस्टिलिटी, सर्विक्स का जो है कंडीशन चेंज कर देती है ताकि उस पर स्पर्म नहीं आ सके. कॉपर टी नहीं, कॉपर रिलीज करती. मल्टीलोड 375, कॉपर 7 बिल्कुल भी नहीं. LNG 20. ठीक है, लेनोगेस्ट्रॉल 20. ये जो आपकी आईयूडी होती है ये बेसिकली स्पर्म के सर्विक्स, जो आपका सर्विक्स होता है उसके म्यूकस को मोटा कर देती है ताकि स्पर्म वहीं पे फंस के अपना दम तोड़ दे. सो राइट आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि बाकी सारी कॉपर रिलीजिंग जो है आपकी आईयूडीज हैं और कॉपर रिलीजिंग सर्विक्स को मोटा नहीं करती हैं, वो बल्कि स्पर्म को क्या कर देती हैं? फैगोसाइट कर लेती हैं. स्पर्म को फैगोसाइट नहीं, मोटिलिटी को कम करती हैं. ये सर्विक्स को मोटा करती है. ठीक है, सो आपको एलिमिनेशन जो है प्रोसेस आना चाहिए. ओके, 32 क्वेश्चन देखते हैं. कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? सीधे बता देती हूँ, अमीबियासिस. अमीबियासिस कुछ नहीं, अमीबा प्रोटोजोआ. अमीबियासिस इज द अमीबा से फैलने वाला डिजीज है. इसमें उल्टी होती, दस्त होता है. बाकी गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेचर ऑफ द मियोटिक डिवीजन. ठीक है, एक सेकेंड. नेचर ऑफ द मियोटिक डिवीजन. ठीक है, एक सेकेंड, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है. लेट मी चेक इट आउट. चलो देखो 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 देखो, इधर उधर में नहीं जाना, इधर देखो फटाफट से क्या बोल रही हूँ मैं. नेचर ऑफ द मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग द oogenesis. आप बताइए कि oogenesis में जो डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीजन होते हैं. ठीक है, तो बताइए कैसे होते हैं. इक्वल सेल डिवीजन होते हैं, सस्पेंडेड सेल डिवीजन होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन होते हैं, कंटिन्यूस. अच्छा, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्वल सेल डिवीजन है, सस्पेंड हो जाता है कहीं पे, कंटिन्यूस है, रैपिड है. बताइए सस्पेंडेड सेल डिवीजन होता है, आपको पता होना चाहिए ना. सस्पेंडेड सेल डिवीजन है आपका जो है फीमेल्स का. कैसे होता है? जन्म से पहले क्या था? अरेस्ट हो गया था. जन्म के बाद जब तक कि स्पर्म नहीं घुसा तब अरेस्ट होगा, तो इट इज कॉल्ड एज सस्पेंड हो जाता है बीच बीच में. ठीक है, सस्पेंडेड सेल डिवीजन. ओके, चूज द, यहां पर देखिए क्या है. चूज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, एक्स कहाँ है? एक्स तो मुझे दिख ही नहीं रहा है. ओके, एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, चलिए वाई से शुरू करती हूँ क्योंकि वाई पहला डायग्राम है. वाई इज द सस्पेंसर सेल. ठीक है, वाई इज द सस्पेंसर.
एंड एक्स कहाँ है यार, एक्स तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है, मुझे तो एक्स लिखा है, ओके 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 ओके। Y इज द सस्पेंसर, X इज द कॉटिलिडन एंड Z इज द रेडिकल, ठीक है। सो ना Z, एक सेकेंड, Z देखो Y तो सस्पेंसर है, तो Y कहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे दिया, Y इज सस्पेंसर। Z जो है रेडिकल है, बिल्कुल रेडिकल है Z, ठीक है। और X जो है वो है कॉटिलिडन, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इसके लिए C है, ठीक है। राइट आंसर इज C फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आपको पता है कि लोग जो है सेल्फ पॉलिनेट, लोग मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अपने अंदर ही कुछ चेंजेस कर लेते हैं, इन्हें कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये किस चीज के लिए होते हैं, टू प्रिवेंट द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि बार बार इन ब्रीडिंग होगी तो एक समय के बाद स्पीशीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है बताइए जल्दी से, क्या क्या करते हैं। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पोलन पहले डेवलप कर दो या मतलब कि आपका स्टिग्मा को तैयारी मत करो रिसीव करने के लिए, सही है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ये भी सही है, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन पे कर दो। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, ना, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलोंग विद द बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्रिवेंटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन फॉर द फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय द इनहाबिटिंग पोलिन जर्मिनेशन। देखो इसमें क्या क्या सही है, चलो तो देखते हैं और क्या किया है जो है आपके इन ब्रीडिंग डिवाइसेस ने प्लांट के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलोंग विद द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने पोलन जर्मिनेशन खत्म हो गया, पिस्टल ने बोला लेना ही नहीं मुझे, ठीक है। सो 1, 2 एंड 5 इज राइट आंसर, वेयर इज द 1, 2 एंड 5, ठीक है। राइट आंसर इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पूछ रहा है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसमें न्यूक्लियोसोम में, न्यूक्लियोसोम इज व्हाट, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए रैप होता है। जो आपका हिस्टोन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो डीएनए होता है वो नेगेटिव होता है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से अमाइनो एसिड होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है। सो राइट आंसर इज आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन जो होते हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हिस्टोन में पाए जाते हैं ताकि नेगेटिव जो चार्ज डीएनए है वो अच्छे से उस पर रैप हो सके। राइट आंसर इज सी। 37th क्वेश्चन देखते हैं। पाइसम सटाइवम, द फ्लावर पोजीशन में भी एक्सेल एलील ए और टर्मिनल एलील स्मॉल है, ठीक है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये क्रॉस किया है और हमको ये बताना है कि एक्सेल फ्लावर का परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो क्रॉस लगा के देख लो, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। इसमें सीधा शिप्रा मैम का रूल लगाना है, 13, 23, 14, 24, तो 13 लगा दिया, ठीक है। 13, 23, 14, 24, तो 50% जो चांस है, जैसे आप देखो 4 प्रोजेनीज बनी है, 50% चांस है कि आपके एक्सेल फ्लावर बनेंगे, 50% जो है टर्मिनल बनेंगे। सो राइट आंसर इज 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन जो है, इन ह्यूमंस रोलिंग टंग इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट है तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है या तो स्मॉल हो सकता है, ठीक है। तो रोलिंग टंग डोमिनेंट है, तो जिसके में नहीं होगा वो होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस फैमिली में इनके डॉटर के पास ये कैरेक्टर नहीं आया पर सन के पास ये आया। अब इस पूरे टेबल में देखिए कि क्या आपका जीनोटाइप होगा, ठीक है। डॉटर में देखो, डॉटर में स्मॉल आर आ गया, इसीलिए रोलिंग टंग नहीं हो पाई, तो ये भी गया, ये भी गया। अब इन दोनों में चेक करो, और सन में कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, इसलिए रोलिंग टंग थी। तो सो कैपिटल स्मॉल आर से तो रोलिंग टंग होगी नहीं, तो राइट आंसर इज दिस, ठीक है। राइट आंसर इज बी, क्योंकि डॉटर के पास स्मॉल आर था, सन के पास कैपिटल आर था, इसलिए जो टंग थी वो सन की रोलिंग हुई, डॉटर की नहीं हुई। सो राइट आंसर इज बी। 39th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये पेडिग्री दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि पेडिग्री किसका है, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू सी द जनरेशन, कि कहीं कोई जनरेशन स्किप तो नहीं है, तो इसमें तो नहीं दिख, ओके, ये जनरेशन आपको, ओके, ठीक है। हर जनरेशन में आपको बीमार दिखना चाहिए। तो अगर आप 3rd जनरेशन में देखो, ठीक है, 3rd जनरेशन में, तो यहाँ पर कोई आपको बीमार नहीं दिख रहा है, तो ये तो हुई रिसेसिव पेडिग्री, ठीक। अब आपको देखना है कि ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, तो क्या आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि लड़की से लड़के में आएगा, पर यहाँ से लड़की से लड़की में भी आ गया, और यहाँ पर दो बच्चों को बीमारी है और 2 बच्चों को बीमारी नहीं है, ठीक है। 2 बच्चों को है, 2 बच्चों को नहीं है। तो ये कब होता है कि जब कोई पैटर्न नहीं बनता है तो ऑटोसोमल है, जब इक्वल लड़का लड़की दोनों को बीमारी हो रही तो ऑटोसोमल है, ठीक है। तो इट इज द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर पेडिग्री है, और ऑटोसोमल रेसेसिव कौन होता है, सिकल सेल एनीमिया। सो राइट आंसर इज सी, दिस पेडिग्री इज द ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है, प्लीज जाके देखो, सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है।
चलिए, एक फैमिली है, ठीक है, बहुत आसान से सवाल आए हैं, ठीक है, आपको सारे बनने चाहिए थे, ठीक। चलो मेरे बच्चों जल्दी देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली वेयर द फादर इज हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस मतलब कि फादर की ये कंडीशन थी, ठीक है, फादर की मेरे बच्चों ये कंडीशन थी, आई ए और स्मॉल आई, ठीक है, ओके। तो डोमिनेंट होता है आई ए, स्मॉल आई तो रिसेसिव होता है, ओ किसका बनेगा, जिसके पास 2 स्मॉल आई होंगे, और मदर जो है वो है बी ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी बच्चों में, तो बच्चों में ए भी ब्लड ग्रुप, ये वाला भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, ये वाला भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, इवन बच्चों में ये भी बन सकता है, ये भी तो बन सकता है ना, एक इससे आगे, पापा से ये आ गया, मम्मी से ये आ गया, पर अगर पापा से स्मॉल आई आ गया, मम्मी से भी स्मॉल आई आ गया, तो ये भी बन सकता है, मतलब ओ, मतलब इस फैमिली में ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। सो राइट आंसर इज डी मेरे बच्चों, ठीक है। सो 40th क्वेश्चन इज डन। 41th क्वेश्चन देखते हैं, थैलेसीमिया की क्या कहानी है, चलिए शुरू करेंगे। वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB। पहली बात तो HBB से होता ही नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन है, जो आपको ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि HBB से तो होता ही नहीं है, वो होता है HBA से, तो ये तो गया। द जीन फॉर अल्फा थैलेसीमिया इज लोकेटेड ऑन 16 क्रोमोसोम, ये सही है, 16 क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, नो, इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 जीन। अल्फा थैलेसीमिया इज प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज इफेक्टेड, इसमें बीटा ग्लोबिन चेन भी ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, तो बीटा ग्लोबिन चेन भी इफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, अब हमको ये बताना है द रीजन फॉर कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, जो कोई एमआरएनए नहीं बनाता। नॉन कोडिंग और टेम्पलेट कौन होता है, जो एमआरएनए बनाता है, ठीक है। द रीजन फॉर कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है, ओके। तो अब ये बताना है कि सीक्वेंस बेस्ड ऑन एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड वुड बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कोई भी एमआरएनए नहीं बनाता है, ठीक है, ओके। तो कोई कोडिंग एमआरएनए बनाता नहीं, तो अगर कोडिंग स्ट्रैंड का हमारा ये है, तो ये बेस पेयर सीक्वेंस वैसा ही एमआरएनए में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा, ये वो देखते हैं। 42 जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि अगर कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस ये है, तो बेटा एमआरएनए में उसका सीक्वेंस वही रहेगा, समझ में आ रही बात, वो कुछ भी काम उसमें चेंज नहीं होगा। तो अगर ये सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड में, तो अगर हम इससे एमआरएनए बना रहे हैं तो वही रहेगा। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो पहली बात तो कोई एमआरएनए बनाता नहीं है, वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। तो जो सीक्वेंस आपको द रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में एमआरएनए का सीक्वेंस जब वो बनेगा एमआरएनए, तो द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड दिस वुड बी सेम, ठीक है। बस ये याद रखना कि टी की जगह पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमआरएनए तो टी की जगह पे यू डालो, ए की जगह पे ए, सी की जगह में सी, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, कोडिंग स्ट्रैंड कोई काम नहीं करता, तो डीएनए का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए में कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपसे नहीं बना होगा, देखिए ध्यान से। अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर, ठीक है, एंड इट हैज 20% ऑफ द एडेनिन। How many cytosine bases are present in a DNA molecule? हमको ये पता लगाना है कि we have 20% of DNA in 160 base pairs of DNA. 160 बेस पेयर के डीएनए में 20% एडेनिन है, तो साइटोसिन बेसिस कितने होंगे। अब बेटा 160 का 20% कितना होगा, ये होगा 32 बेस पेयर, ठीक है। कितना होगा बेस पेयर निकाल के देख लेना, ठीक है। तो एडेनिन कितना हो गया है आपके पास, एडेनाइन हो गया है 32। अब अगर आपने चारगाफ रूल पढ़ा होगा, तो एडेनिन जो होता है वो किसके बराबर होता है, थाइमीन के, और ग्वानिन जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइटोसिन के। अगर एडेनिन 32 है, तो थाइमीन भी कितना होगा बेटा, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, थाइमीन भी जो होगा 32। तो टोटल कितने हो गए ये 64 बेस पेयर। अब 160 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा 96, डन है। पर आपने पढ़ा कि आपका ग्वानिन जितना होता है उतना साइटोसिन होता है, तो इसका मतलब ये है कि 96 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आएगा 48, ठीक है। अब 48 है आपके पास ग्वानिन, और आपके 48 ही कितने क्या है आपके साइटोसिन, ठीक है। 96 टोटल आया, ठीक है। तो सारे बच्चे इंटरनेट पे दिया 96 नहीं, 96 तो ये ग्वानिन और साइटोसिन दोनों का है, आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, साइटोसिन। तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका साइटोसिन और ग्वानिन आ जाएगा। तो कितना होगा बच्चों जी, ये होगा 48। सो राइट आंसर इज 48। आई होप यू लर्न, समझ में आ गई कितनी बात, आई होप कितना क्लियर हो गया है। स्टूडेंट देखो, वैसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन अ बैक्टीरिया डीएनए हैज गिवन दिस सीक्वेंस, ठीक है।
पहली बात तो ये कि टेम्पलेट को आपको रीड करना होता है 3 to 5 तभी जो mRNA बनेगा वो 5 to 3 बनेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब ये टेम्पलेट को आपको ऐसा कर देना है, क्योंकि टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 बनता है और mRNA की सिंथेसिस हमेशा जो है वो 5 to 3 होती है। तो अगर आप उल्टा कर दोगे तो G के सामने क्या आएगा? C, ठीक है, और 3 के पेयर बनाओ, 3 3 3, ठीक है। तो अब देखो G के सामने C आएगा, ठीक है, G के सामने C आएगा, G के उल्टा कर दो, क्योंकि टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 होता है जिसके, और mRNA की सिंथेसिस होती है 5 to 3। तो ये 5 to 3 टेम्पलेट दिया है, जबकि होना कैसा चाहिए, तो उल्टा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। G के साथ C होगा, A के साथ U होगा, क्योंकि mRNA में T होता नहीं है, A के साथ U, T के साथ A, G के साथ C और U, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा बच्चों जी? ध्यान से देखो इधर, 3 के पेयर बना ले अपन लोग, पहले तो अपन 3 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। सो 3 का पेयर बना लो, ठीक है, 3 का पेयर बना लो। तो G के साथ क्या आया? एक ये छूट गया है तो इसको हटाओ, ठीक है। G के साथ क्या आया? C, A के साथ क्या आया? G, ठीक है, A के साथ G। अच्छा, यहाँ पर हुई गड़बड़, ठीक है, देखो ध्यान से, देखो 3 अब अपन को क्या करना है? 3 to 5 को रीड करना है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर अपने को एक सीक्वेंस थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, अब सही है, देखो यहाँ पर मैंने अभी ठीक किया था, इसको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था? ओके, क्वेश्चन ये था, तो उल्टा करो इसको। G के सामने क्या आएगा? उल्टा करोगे 3 to 5, इसको उल्टा करना पड़ेगा, टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 होता है। G के सामने, अरे यार, G के सामने क्या आएगा बच्चों जी? C के सामने क्या आएगा? G, A के सामने क्या आएगा? U, A के सामने क्या आएगा? U, T के सामने क्या आएगा? A, C के सामने क्या आएगा? G के सामने क्या आएगा? C, G के सामने क्या आएगा? C, A के सामने क्या आएगा? U, ठीक है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये सारे सीक्वेंस इधर आएंगे। 3 to 5 होता है टेम्पलेट और 5 to 3 होता है अपना क्या? mRNA, ठीक है। सो पहला ही आंसर राइट है, विच इज दिस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला। Presence of allolactose in the lac repressor in the operon of E. coli, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एलोलैक्टोज और लैक्टोज दोनों क्या करते हैं? आपके जो ऑपरेटर पे बैठे हुए रिप्रेसर को पकड़ के हटा देते हैं, जिससे आपका ओपेरॉन जो है जीन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एंजाइम की सिंथेसिस करने लगते हैं, लैक्टोज यूटिलाइज हो जाता है। तो एलोलैक्टोज और लैक्टोज इन दोनों का काम होता है ओपेरॉन को एक्टिव कराना, रिप्रेसर को ऑपरेटर से हटाना, ठीक है। सो ये क्या करता है? ध्यान से सुनो, इट बाइंड टू ऑपरेटर, नहीं, इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इट बाइंड द प्रमोटर, इट बाइंड्स टू द रेगुलेटर। अब हमको ये बताना है कि ये किसके साथ जो है ये बाइंड करता है, ठीक है। इट बाइंड्स टू द प्रेजेंस ऑफ एलोलैक्टोज द लैक रिप्रेसर इन द ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अच्छा, ये बताता है, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर एलोलैक्टोज प्रेजेंट है तो ये जो रिप्रेसर है वो किससे बाइंड करेगा, ठीक है, ये बताना है। अगर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा तो आपका रिप्रेसर कभी भी प्रमोटर या ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा। सो राइट आंसर, इट कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर, ठीक है, ये सही आंसर है। ओके, सो अगर आपका एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा तो एलोलैक्टोज जो है वो कभी भी रिप्रेसर को ऑपरेटर के पास जाने नहीं देगा, वहां से पकड़ के खींच लेगा, हट यहाँ से, क्योंकि हमको एंजाइम्स बनाने हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ मिजेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया था? मिजेल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई पे काम किया था, बट टेलर एंड इट्स कलीग्स ने, ठीक है, आपके पीछे के एनसीईआरटी में लाइन लिखा था, उन्होंने फाबा बीन्स में काम किया था, जिसमें उन्होंने काम किया था सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी में पीछे की ओर ये लाइंस लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमको ये बताना 47 नंबर क्वेश्चन, द रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, ठीक है, बताइए कि आरएनए में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो उसे बहुत रिएक्टिव बनाता है, ठीक है। उसका जो सेकेंड नंबर पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो आरएनए के जो है स्ट्रक्चर को बहुत रिएक्टिव बनाता है, ठीक है। शुगर के स्ट्रक्चर में सेकेंड नंबर पे OH होता है इनके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पाइसेप्सोटाइमम, ठीक है, स्टडीड बाय द मेंडल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द ट्रेट्स, ठीक है। डोमिनेंट स्टैगल डॉर सही है, ठीक है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट होता है, रिंकल रेसेसिव सही है। पॉड कलर येलो, नहीं, ये जो इनकरेक्ट सीक्वेंस है ये है, पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रेसेसिव होता है, ये भी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी, ठीक। सो दिस इज द सेक्शन नंबर 2। ओके, अब तो क्लियर हो गया, सेक्शन नंबर 2 तक आई होप क्लियर होगा। आप लोगों को बेस पेयर निकालने वाले क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि वो चैप्टर हम लोगों ने किया नहीं था, ठीक है, पर टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ में आ गया कि इसका क्या आंसर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी।
ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर सी पे। सेक्शन नंबर सी एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चलिए आज केस बेस्ड क्वेश्चन क्या है। केस बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल से पूछा गया। देखते हैं क्या है केस बेस्ड क्वेश्चन। 49 से 54 तक का है। अ ग्रुप ऑफ मेडिकल स्टूडेंट कैरिड आउट अ डिटेल्ड स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन द डिफरेंट हार्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मतलब कौन कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम करते हैं। ठीक, in human female they collected the data with different factors. ठीक है, given below is the graph plotted from the data collected showing the morning temperature and concentration of the hormone. ठीक है, तो morning temperature और concentration hormone के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। ठीक है, तो बेसिकली आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहानी है? ओके, दिस इज द टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर ग्राफ, मॉर्निंग से पूरा रात तक की कहानी है। ठीक है, चलिए अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर इन द ग्राफ ड्यूरिंग द एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन रिस्पेक्टिवली आर। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो जब शुरुआत सुबह होती है तो नीचे हार्मोन कम रहता है। ठीक है, ये देखो कम 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 दिखेगा। ठीक है, कम बिल्कुल टेम्परेचर दिखेगा। और जहां पे ओव्यूलेशन है वहां पर भी टेम्परेचर आपका डाउन होता है। ठीक है, डाउन होता है टेम्परेचर। डे ऑफ ओव्यूलेशन में टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा। ये वैसे भी अगर ग्राफ नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 96 से 97 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है और 96 से 98 होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो आपका मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन दोनों के समय बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? चलिए, टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बहुत समय से कोई बच्चा पैदा करने के लिए ट्राई कर रहा है पर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि वो उस समय पर कॉपुलेशन करते होंगे जिस समय पर उनका ओव्यूलेशन हो चुका है। ठीक है, या हो सकता है ओव्यूलेशन होने के बहुत दिन पहले ही कॉपुलेशन किया और उनको लग रहा हो बच्चा पैदा हो। तो बेसिकली ओव्यूलेशन जो है उसकी डेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्यों? उनके लिए जिन कपल्स को कंसेप्शन करने में डिफिकल्टी है, बिल्कुल सही है, उनके लिए जरूरी है। टू नो द सेफ पीरियड ऑफ, बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको पता है कि देखो मान लो स्पर्म रिलीज हो गया बॉडी में, समझो बात को, अगर स्पर्म रिलीज हो गया तो प्रेगनेंसी हो सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, कपल नहीं चाह रहा था तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट, टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, नहीं, इसके लिए हमको ओव्यूलेशन जाने की जरूरत नहीं कि हम जानने ओव्यूलेशन कब, ओहो ओव्यूलेशन अब होने वाला तो उसको हम इनहिबिट कर दे, फलाना केमिकल खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, टू स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो सकता कि हमको पता चल जाए कि ये डे ऑफ ओव्यूलेशन है तो ज्यादा फॉलिकल बनने लगे, ये भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज 1 and 2। सो दिस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है बच्चों जी 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Increase the level of progesterone is maximum under the influence of LH। influence of LH पूछ रहा है बेटा जी, है ना, ध्यान से सुनो। आपको याद है कि फॉलिकुलर फेज में, याद होगा आप लोगों को फॉलिकुलर फेज में, ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज में याद होगा आप लोगों को, अगर मैंने वन शॉट रिवीजन में एनसीईआरटी हाईलाइट में पढ़ा है, फॉलिकुलर फेज में जो फॉलिकल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन निकालते हैं? वो निकालते हैं आपका ईस्ट्रोजन। ठीक है, क्या निकालते हैं बेटा जी? ईस्ट्रोजन। क्लियर? जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है, ये ईस्ट्रोजन कहाँ पे जाता है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, कहाँ जाता है? पिट्यूटरी में। ठीक है, अब पिट्यूटरी जो है वो ऑलरेडी FSH निकाल रही थी इस समय तक। क्या निकाल रही थी? FSH और LH। ठीक है, पर जैसे ही ईस्ट्रोजन इसको जाके बोलेगा FSH का लेवल और बढ़ जाएगा और LH का लेवल तो कहना ही क्या। ठीक है, जैसे ही LH का लेवल बढ़ेगा, जैसे ही LH का लेवल बढ़ेगा वो पिट्यूटरी को मैसेज करेगा, पिट्यूटरी फॉलिकल को मैसेज करेगी, और बढ़ाओ एस्ट्रोजन, और बढ़ाओ एस्ट्रोजन, और बढ़ाओ एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि LH के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, LH के इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और एस्ट्रोजन के लेवल पे LH एंड FSH दोनों का लेवल बढ़ता है। तो हमको ये बताना है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, ये तो एस्ट्रोजन की कहानी हुई। अब मान लो ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, मान लो LH का लेवल बहुत ज्यादा हुआ और ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, अब जो है LH का भी ये काम होता है, ईस्ट्रोजन को तो बढ़ाता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन को भी बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर क्या करते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर यूटेराइन लाइनिंग को बढ़ाते हैं। और यूटेराइन लाइनिंग को मोटा करने का काम क्यों होता है? यूटेराइन लाइनिंग को मोटा करने का काम इसलिए होता है ताकि बच्चे को इम्प्लांट किया जा सके। और ये कौन से फेज में हम करते हैं? कब प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH? प्रोलिफरेटिव फेज में नहीं, यहाँ पे फॉलिकल बनते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं, यहाँ मेंस्ट्रुएशन होता है। फॉलिकुलर फेज में बिल्कुल भी नहीं, सिक्रीटरी फेज में। सिक्रीटरी फेज
जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वहां पे प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। एलएच का काम ही होता है ईस्ट्रोजन को भी बढ़ाओ, प्रोजेस्टेरॉन को भी बढ़ाओ, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ताकि हम लोग जो है आपका, अच्छा एलएच प्रोजेस्टेरॉन को कब बढ़वाता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है। मैं अभी आपको जो कहानी बता रही थी वो ईस्ट्रोजन की बता रही थी। जब ओव्यूलेशन हो चुका है तब जो है आपका एलएच बोलता है किसको, आपके कार्पस ल्यूटियम को। एलएच का नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच विल गिव द मैसेज टू द कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकलेगा तो यूट्रस को हम तैयार करेंगे, यूट्रस स्टार्ट सिक्रेटिंग द ग्लाइकोजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ग्लाइकोजन क्यों निकाला, ताकि जो है हम वहां पे बच्चे को इंप्लांट कर सके। सो राइट आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ देखते हैं हम, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर शोइंग रैपिड सर्ज लीडिंग टू द चेंज इन ग्राफियन फॉलिकल जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के जस्ट पहले ग्राफियन फॉलिकल में क्या चेंज होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बहुत सारा ईस्ट्रोजन निकाल रहा है। ठीक है, अब मैंने जो अभी आपको हार्मोनल कंट्रोल बताया था वही बता रही हूं। जैसे ही ओव्यूलेशन होने वाला रहता है, ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन निकाले जा रहा है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, ये जो है पिट्यूटरी को बोलते हैं ज्यादा एफएसएच निकालो, ज्यादा एलएच निकालो। ज्यादा एफएसएच और ज्यादा एलएच निकलना शुरू हो जाता है, डन है। और जैसे ही एफएसएच एलएच निकलता है, एलएच जो है ग्राफियन फॉलिकल के पास जाके बोलता है तुम और ईस्ट्रोजन निकालो। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये इसको बोलता है वो उसको बोलता है। तो बिफोर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के समय तो एलएच का सबसे ज्यादा लेवल होता है, पर बिफोर द ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो एफएसएच, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो मैसेज करता है पिट्यूटरी को बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन कि निकालो तुम एफएसएच एंड एलएच। सो राइट आंसर इज एफएसएच एंड एलएच, दोनों तुम लोग एलएच लगाए होगे। एलएच इज मेंट फॉर द ओव्यूलेशन, पर बिफोर द ओव्यूलेशन वी नीड मोर एफएसएच एंड मोर एलएच। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट रिग्रेसिंग। ठीक है, ह्यूमन कार्पस ल्यूटियम किस दिन से जो है आपकी स्टार्ट रिग्रेसिंग डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन। हमको ये बताना है कि कौन से दिन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो रिग्रेस होने लगती है। सो राइट आंसर इज 16 to 17 डेज के बाद। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो बनी रहेगी, पर अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 16वें 17वें दिन के बाद वो रिग्रेस होना शुरू हो जाती है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the data plotted in the graph in which period of the menstrual cycle chance of fertilization is very high। और ये आपको ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, सीधे मैंने आपको बताया था कि 14वें दिन के 4-5 दिन इधर छोड़ दो तो कितना हो गया 10 दिन, और 3-4 दिन 4-5 दिन उधर छोड़ दो तो 10 से 17 दिन आया कि नहीं आया। तो 10 से 17 दिन जो होता है इट इज द वेरी हाई चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इन सारे क्वेश्चंस में ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं, तो ग्राफ तो इतना सड़ल लाया है। ठीक है, ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द केस बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं 55th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, एक प्लांट ब्रीडर था, उसने एक प्योर टॉल प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर, ठीक है, ये इसका क्रॉस कराया है उसने किसके साथ, उसका क्रॉस कराया है इसने एक डॉर्फ प्लांट के साथ। ठीक है, और ब्लू फ्लावर के साथ। ठीक है, इसको ऐसा लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब बच्चों अब हमको ये बताना है, ओके, ही ऑब्टेन 202 F1 प्रोजेनी एंड फाउंड दे आर ऑल टॉल हैविंग ब्लू फ्लावर, सारे डोमिनेंट मिले। अपॉन सेल्फिंग दीज F1 प्लांट्स ही ऑब्टेन प्रोजेनी, कितने प्लांट मिले 2160 प्लांट। ठीक है, तो F1 प्लांट जो है ही ऑब्टेन प्रोजेनी 2160 प्लांट। ठीक है, हाउ, अच्छा, तो F1 में इसको मिले थे 202 और F2 में मिले हैं भैया जी कितने 2160 प्लांट। अब हमको ये बताना है कि कितने जो थे, कितने प्लांट जो हैं इनके पास आपके क्या है, एक सेकेंड, F1 में क्या मिले हैं, ओके, F1 में पहले देख लेते क्या मिले। अच्छा, 212 ही ऑब्टेन 202 F1 प्रोजेनी एंड फाउंड दैट दे आर टॉल एंड हैविंग ब्लू फ्लावर। मतलब डॉर्फ एंड उसका रेसेसिव कैरेक्टर मिल गया, मतलब एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। ठीक है, फिर F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग कराई तो इनके पास 2160 जो है प्लांट मिले। अप्रॉक्सीमेटली हाउ ऑफ दीज लाइकली टू बी शॉर्ट हैविंग ब्लू फ्लावर, मतलब हमको ये बताना है कि ये वाले कॉम्बिनेशन कितने मिलते हैं। मैं सीधे आपको इसका कैलकुलेशन, इसके गैमीट बना लोगे तो क्या बनेंगे, इसका गैमीट बेटा ये बनेगा और इसका गैमीट ये बनेगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब हमको 13, 23, 14, 24 रूल लगाना है। जब हम 13, 23, 14, 24 रूल लगाएंगे तो हमको नया कॉम्बिनेशन ये मिलेगा। ठीक है, W स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल w और स्मॉल t स्मॉल w। जब इसकी सेल्फिंग आप कराएंगे, डाई हाइब्रिड मेंडल का क्रॉस करेंगे तो आपको, मतलब डाई हाइब्रिड आई डोंट थिंक सो कि मुझे करने की जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो हमको रेशियो कितना मिलेगा 9:2, 3:2, 3:1। ठीक है, अब आपको ये क्या है, आपको क्या बोल रहा है, आपको ये वाला प्लांट क्या है,
ठीक है, ये मतलब आपको कैसा प्लांट चाहिए, ऐसा वाला चाहिए। ये क्या है, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। और अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस आता होगा तो ऐसा रेशियो में सिर्फ एक ही प्लांट है जो पूरी तरीके से डॉर्फ कैरेक्टर रखता है। ठीक है, आपको याद है ना, वो पढ़ाया था मैंने, ग्रीन और रिंकल्ड सीड सिर्फ एक ही में बनते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, अब हम यहाँ देखें 9, 3, 12 और 3, 15 और 1, 16 प्रकार के जो है हमको जो है क्या मिले हैं, कॉम्बिनेशंस मिले हैं। ठीक है, 16, वैसे तो 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिले हैं पर 16 प्लांट मिलेंगे। ठीक है, इस पूरे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हाउ मेनी प्लांट्स वी हैव, 16 प्लांट्स वी हैव। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसको कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो क्या लिख रही हूँ मैं। ठीक है बेटा जी, मेरे लल्ला, मेरे जिगर के टुकड़ो, डाई हाइब्रिड में हमको 16 प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, हमको ये पता है कि इसमें सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा है जिसके पास, हमको क्या चाहिए रिजल्ट में, हमको ये देखना है कि कितने शॉर्ट थे और कितने ब्लू फ्लावर थे। हमको सिर्फ ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में पता चला, जो कि हमको पता है कि सिर्फ एक ही प्लांट जो है वो टोटल डॉर्फ होता है, जिसके पास हम ये मानते हैं कि वो डॉर्फ होगा और उसके पास ब्लू फ्लावर होंगे। ठीक है, ब्लू फ्लावर होंगे। अब अगर आपके पास टोटल जो है, टोटल क्या है, टोटल प्लांट अगर आपके पास 2160 हैं तो ये वाले प्लांट जो होंगे वो कितने होने चाहिए। ठीक है, 2160 हैं तो टोटल कितने प्लांट होने चाहिए, तो इसको मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ। तो अगर आपके पास 16 में से एक प्लांट क्या है, आपका पूरा डॉर्फ है, तो आपका 16 में से 1/16 हो गया वो, और टोटल आपके पास प्लांट क्या है 2160। तो जब आप 2160 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके टोटल प्लांट आएंगे 135। तो टोटल 2160 प्लांट में से 135 प्लांट जो है वो आपके डॉर्फ है। समझ गए? तो 16 प्लांट थे। हमको ये पता है कि पूरा डॉर्फ कैरेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक मिलता है। ठीक है, पूरा डॉर्फ मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड हमको सिर्फ एक ही मिला था। वैसे यहाँ पर हमको बताना है कि हैविंग शॉर्ट एंड ब्लू फ्लावर दोनों रेसेसिव कैरेक्टर एक मिलते हैं। 16 में से अगर एक है तो 1/16 हो गया। ठीक है, अब अगर 2160 में कितने हैं, अब हमको पता लगाना 2160 प्लांट में कितने ये होंगे, तो उसको 16 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 135 प्लांट हैविंग द ब्लू फ्लावर एंड हॉट बोल रही शॉर्ट हाइट। ठीक है, ठीक, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 56 नंबर क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द कैरियोटाइप। कैरियोटाइप दिया हुआ है इसमें। अब हमको ये बताना है कि इस कैरियोटाइप को देखिए और बताइए कि कौन सा जो इसमें, हम देखो कैरियोटाइप देखो पहले कौन सा डिजीज है और डिजीज से सिम्टम मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो देखते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर वाई क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वाई क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन एक्सो। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है बच्चों जी, ये है एक्सओ कंडीशन। अब हम देखते हैं क्या ये डाउन सिंड्रोम है, नहीं, उसमें क्विज से तो ये तो गया। अब ये है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और आपको मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, अब नाम रोशन करने लायक बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम मेल्स को होता ही नहीं है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल होती है उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर ही ढंग से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड। टर्नर सिंड्रोम में जो हाइट होती, स्टेराइल ओवरीज होती, बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, और शॉर्ट स्टेचर होता है। सो राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब आपको मैं इसमें ग्राफ में अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जब भी आपको देखने के लिए मिले तो लिंकेज का परसेंटेज बहुत हाई है। तो पेरेंटल टाइप जहां भी आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है और लिंकेज का पेरेंटल ज्यादा है, मतलब लिंकेज का ये देखो कॉम्बिनेशन पढ़ो और आप मेरा वीडियो जाकर लिंकेज वाला देखो, एज इट इज आपको ग्राफ पढ़ाया मैंने। तो पेरेंटल टाइप इसमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब जो कॉम्बिनेशन पेरेंट में वही कॉम्बिनेशन बच्चे में दिख रहा है, और अगर वही कॉम्बिनेशन बच्चे में दिख रहा है मतलब लिंकेज बहुत ज्यादा था, मतलब सारे लिंक्ड जीन उठ के सारे बच्चे में ऐसे ही चले गए। तो यहाँ पर पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा है, तो पेरेंटल टाइप देखो 98.7 यहाँ भी दिया, यहाँ पे दिया है। पेरेंटल टाइप अगर ज्यादा तो लिंकेज हाई होगा क्योंकि दोनों जीन एक साथ चले गए। ठीक है, सो आपका राइट आंसर यहाँ के लिए सी है। अगर आप कॉम्बिनेशन देखो तो आपको यही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब देखो, जहां जहां पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादातर हमको वही मिला है, इसलिए पेरेंटल टाइप ज्यादा है और लिंकेज हाई है। ओके, नाउ 58th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 58th क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है और हमको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम स्मूथ स्ट्रेन डालते हैं तो माइस डाई हो जाता है, तो 1 तो सही है। ठीक है, जब रफ स्ट्रेन डालते हैं तो माइस जिंदा रहता है, तो 2 भी सही है। पर जब हम स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देते हैं, ठीक है, अगर जब हम स्मूथ स्ट्रेन को, ये आर लिखा है या एस लिखा है तो मुझे तो यहाँ पे बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड,
स्मूथ, अच्छा स्मूथ स्ट्रेन को जब हम हीट किल्ड कर देते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूं नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो थर्ड ऑप्शन में देखो कि अगर आप स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दोगे तो उसकी विरुलेंसी खत्म हो गई बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि तुम हीट किल्ड कर दिए मतलब उसका कोट वोट सब तुमने डिजेनरेट कर दिया। अब अगर तुम उसको माइस में इंजेक्ट करोगे तो माइस जिंदा बचेगा, पर यहाँ माइस डाई लिखा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ओके, तो हमको इनकरेक्ट ही चुनना है। ओके, फोर्थ देख लेते हैं, हीट किल्ड और क्या नाम से, अच्छा हीट किल्ड रफ स्ट्रेन को अगर हम आपके हीट किल्ड रफ स्ट्रेन को अगर हम स्मूथ लाइव स्ट्रेन के साथ करें तो क्या होगा, माइस जिंदा रहेगा या माइस मर जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन देखो, हीट किल्ड क्या लिखा है, हीट ही लिखा है ना, हीट किल्ड रफ स्ट्रेन को अगर हम स्मूथ लाइव के साथ करेंगे तो लाइव जो आपका माइस होगा वो मरेगा, ठीक है, माइस जिंदा नहीं रहेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगर स्मूथ स्ट्रेन को बिना मारे डाल दे रहे तो मरेगा ना माइस, ठीक है, सो माइस मरेगा। सो दोनों थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर रॉन्ग, सो राइट आंसर इज सी, ठीक है, डन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। हा ये है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें देखो कौन सा सही है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन होगा और एक डायरेक्ट होगा और मतलब एक कंटिन्यूअस होगा एक डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो दो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं 5' to 3' डायरेक्शन, देखो 5' to 3' है, ये भी 5', राइट आंसर इज बी। पर मैं ये देख रही हूँ, ओहो ये दोनों ऑप्शंस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, आप चेक कर लेना। आप ये वाला ऑप्शन टिक करना है, 5' to 3' एक होगा डायरेक्टली और एक डायरेक्टली मतलब कंटिन्यूअस, और एक 5' to 3' होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस। इन फ्रैगमेंट्स को हम जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं और फिर लाइगेज एंजाइम से ये सारे ज्वाइन होते हैं। तो दिस मेथड इज द डीएनए रेप्लिकेशन, जो कैसा है आपका सेमी कंजर्वेटिव। ये वाला ऑप्शन चुनना है, मुझे लगता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, पर आपको ये ऑप्शन चुनना है। अब आप देख लेना कि बी और सी दोनों मैंने एक जैसे लगाए हैं, पर आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखना यही वाला चुनना, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला सेम मैंने लगा दिया पर आप चेक कर लेना, दोनों सेम है, ओके। 60वां बोल रही हूँ, 60th आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर का बच्चों जी। देखो ट्रांसलेशन का मेथड दिया हुआ है, हमको चुनना है कि क्या कहानी है। 1 नंबर देखते हैं क्या है, 1 कहाँ है, 1 इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, 1 इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और आप देखो कि 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो इसी से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो आप कहीं पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं दिख रहा है, सो राइट आंसर इज सी। बिना कुछ सोचे सी लगाओ क्योंकि आपको पता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन, और आगे कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। This is it. So बच्चों, we have completed the CBSE question paper SSJ 1. इस पेपर को खत्म करने से पहले आपको एक कहानी बता देती हूँ, समझा देती हूँ। आपको पता है YouTube में SSJ पेपर 1 का सोल्यूशन किसी ने नहीं दिया है, मैंने दिया है, ठीक है। और इसलिए इसको देखो, पढ़ो, समझो, ठीक है। और आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख के, पढ़ के, समझ के ये समझ गए होंगे कि जो मैं पढ़ाती हूँ वही एग्जाम में आता है। आपको एज इट इज डायग्राम सेमी कंजर्वेटिव के सारे करवाए हैं मैंने, ठीक है। इवन आपको एक चैप्टर नहीं भी कराया था उसके भी सारे क्वेश्चन कराए हैं। इससे हमको ये समझ में आया कि जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वही सब एग्जाम में आता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये दिया हुआ आंसर में, ये दिया हुआ आंसर, ये दिया हुआ आंसर। आपको पता है कि आपकी जो हर वेबसाइट होती है वो सारे आंसर्स राइट नहीं दे रही है, समझ में आई बात। इवन सीबीएसई भी कई बार आंसर देके अपने आंसर्स को चेंज करता है, वो क्वेश्चन रिजेक्ट करता है। तो जो मैंने आपको बताया वही सही आंसर है, ये बात आपको माननी ही है, ठीक है। सो दिस इज इट। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर वाज मॉडरेट। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। टर्म 2 तैयारी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कल आने वाला है आपके पास टर्म 2 का भयंकर वाला मास्टर प्लान। और इसके बाद अगर 35 से 34 भी हो गए ना तो बेटा फिर कहीं तुमने कमी छोड़ी है, क्योंकि मेरी तरफ से इस बार कोई कमी नहीं रहने वाली है। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।